नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए दादी का अंधविश्वास। दादी का भुनभुनाना जारी था। अरे लड़कियां तो निखालिस भूसा होती हैं, हवा लगते ही फुर से उड़ जाएंगी, पर वजनदार अनाज की तरह परिवार का रखवाला तो लड़का ही होता है। बेटे वाले घर की तो बात ही कुछ और है। यह सुनने के हम अब आदी हो गए थे। मुझसे दो बड़ी और तीन छोटी बहनें थी। मैं तीसरे नंबर की बड़ी चंचल व भावुक थी। मुझसे दो बड़ी बहनें अक्सर गुमसुम रहती। मेरी सबसे छोटी बहन का जब जन्म हुआ तो घर में मातम सा छा गया। ऐसा सन्नाटा शायद हम सभी बहनों के जन्म के समय भी रहा होगा। छोटी के जन्म पर पड़ोसी भी हे राम, फिर लड़की ही हुई, जैसे शब्द बोलकर अपने पड़ोसी होने का धर्म निभा जाते। पापा को दो लाइन लिख दी जाती कि इस बार भी घर में बेटी पैदा हुई है। छोटी के जन्म के बाद पापा एक साल में घर आए थे। 2 महीने की छुट्टियां चुटकियों में बीत गई। वापस ड्यूटी पर जाते हुए पापा ने दादी के पांव छुए। हम सभी लड़कियों को अच्छे नंबरों से पास होने की हिदायत देकर उन्होंने शंकरी पगडंडियों की तरफ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए तो घुटने नुमा पहाड़ पर चढ़ते हुए पापा की पदचाप हम सभी महसूस करते रहे। जितने दिन पापा घर में रहे, हर दिन त्योहार की तरह बीता। चूल्हे की आग से तपती कंचन वर्णा माँ के चेहरे पर जरा भी सिकन न दिखाई देती। वह बड़ी फुर्ती से पापा की पसंद के व्यंजन बनाती रहती। दोपहर के 2-3 बजे पापा गांव से दूर घूमने निकल पड़ते। कभी हम बहनें भी उनके साथ चल देती। गोल चमकीले चौकोर पत्थरों के ऊपर जब कभी हम सुस्ताने बैठती तो पापा भी बैठ जाते। पापा ध्यान दिलाते, देखो बच्चों, कितना सुंदर लग रहा है यह सब। खूबसूरत पहाड़, स्लेटी रंग के पत्थरों से ढकी छतें कितनी प्यारी हैं। तब जाकर कहीं हमें पहाड़ों की सुंदरता का एहसास होता। पहाड़ी खेतों के बीच चलते चलते सांझ हो जाती और फिर अंधेरा छाने लगता। मैं पापा को याद दिलाती कि अब हमें वापस चलना चाहिए। तारों की छांव में हम वापस मुड़ते। पहाड़ी ढलान पर चलना सहज नहीं होता। ऊपर तारों की चादर फैली हुई और नीचे कल कल करती पहाड़ी नदी। पापा बिना कठिनाई के कदम बढ़ाते, साथ ही हमें ऊंची नीची संकरी जगहों पर हाथ पकड़कर रास्ता तय करवाते। पापा के जाने के बाद उदासी सी छा गई। सारे घर में दादी समय असमय साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछा करती और सारा गुस्सा हम बहनों पर ही उतारती। उनके सामने कोई जवाब देने की हिम्मत न करता। दादी जी का रौब और दबदबा सारे गांव में मशहूर था। अंग्रेजी सरकार द्वारा सम्मानित जागीरदारों के उच्च कुल में जन्मे 7 भाइयों की अकेली बहन थी हमारी दादी। सुना है उस जमाने में दादाजी की बारात में 500 बाराती गए थे, जबकि मेरी माँ साधारण परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की थी। पापा नायब सूबेदार थे। एनडीए की लिखित परीक्षा में 2 बार निकलने पर एसएसबी में असफल रहे। इस असफलता का गम पापा को अंदर तक झकझोर गया। वह गम पापा कभी भुला नहीं पाते कि पढ़ाई में उनसे फिसड्डी लड़के आगे निकल गए थे और वह रह गए। फिर भी फौज में जाने की उनकी दिल्ली इच्छा थी, इसलिए जो पद मिला स्वीकार कर लिया। दादी को सख्त अफसोस होता कि मेरा बेटा दीपू मेजर का बेटा होते हुए भी पीछे क्यों रह गया, जबकि वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा था। मेजर का इकलौता वारिस होने के कारण बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए थे, लेकिन वह खूबसूरती पर मर मिटा। दान दहेज फूटी कौड़ी भी न मिली और आगे से देखो लड़कियों की फौज खड़ी है। दादी कुछ न कुछ बोलती ही रहती, कभी हमें कोसती और कभी पापा की किस्मत को दोष ठहराती। दादी चालीसा अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि पूर्वा भागी भागी आई
और बोली, दादी, पार गांव से संतू आया है, साथ में बकरी का छोटा सा एक बच्चा भी लाया है। संतू बकरी का बच्चा ले आया। दादी खुश होते हुए बोली, बड़ी खुशामद से मंगवाया है। हम बहनें प्रश्न भरी नजरों से दादी को देखने लगी तो वह बोली, बच्चों, तुम्हारी समझ में अभी ये बातें नहीं आएंगी, समय आने पर तुम खुद ही समझ जाओगी। मैं उत्सुकता से भरी आंगन की तरफ भागी तो देखा सामने दूध की तरह सफेद बकरी का बच्चा भयभीत नजरों से टुकर टुकर मुझे देख रहा था। मैं उसे गोद में लेने को आगे बढ़ी तो वह कुलांचे भरता हुआ भाग निकला। संतू को चाय और रोटी, बकरी के बच्चे को दाना पानी खिला पिलाकर दादी ने राहत की सांस ली थी और फिर दालान में बैठकर वह आगे की रूपरेखा बनाने में जुट गई। दादी ने गांव के एक लड़के को सब कुछ समझाकर पुरोहित के घर जल्दी आने का बुलावा भेजा। पंडित ठीक समय पर पहुंच गया। उसने संकल्प के लिए परिवार के सभी लोगों को पूजा घर में जमा किया और फिर सबकी हथेली में पानी और तिल रखते हुए संकल्प छोड़ने को कहा। पंडित मंत्रोच्चारण कर रहा था और परिवार के लोग बकरी पर तेल छिड़क रहे थे। अंत में पंडित ने कहा, हे देवी, अगर घर में बेटा हुआ तो यह बकरी तुझे भेंट स्वरूप देंगे। पंडित के कहे अंतिम शब्द मुझे 20 वार से लग रहे थे। इत्तेफाक ही कहिए कि 6 बहनों के बाद घर में बेटा का जन्म हो गया। नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया तो घर में बधाई देने वालों का तांता लग गया। गांव की रस्म के अनुसार भरपूर दक्षिणा दी गई। भाई का नाम दादी की इच्छा अनुसार तथा पंडित की सहमति से कालीचरण रख दिया गया। मैं बकरी के छौने को चारा पानी देने गई। लाड से मैंने उसे सहलाया तो वह मैं करता हुआ मेरे आसपास उछलने कूदने लगा। मैंने प्यार से उसे खैरू कहकर पुकारा तो वह मेरे पास आ गया। मैं उछलती हुई अपनी छोटी बड़ी बहनों को बताने गई, देखो, कल से बकरी के बच्चे को खैरू कहकर बुलाना, यह नाम मैंने रखा है। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। मेरे से 2 साल बड़ी बहन जो बोलने में बड़ी कंजूस थी, अपने शब्दों को खर्च करती हुई मुझे समझाते हुए बोली, नन्हे छौने को इतना प्यार न किया कर प्रिया, क्योंकि इसकी जुदाई तू सह नहीं पाएगी। खैरू की खैरियत नहीं, वह देवी माँ को चढ़ेगा। पलक झपकते ही साल निकल गया। खैरू अब खा पीकर जवान बकरा बन चुका था। इस साल पापा जब घर आए तो दादी फुर्सत के छड़ों में पापा को अपने पास बिठाते हुए बोली, दीपक, आने वाले दशहरे पर तुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। अष्टमी को काली मंदिर में बकरा भेंट करना है। खींचते हुए पापा बोले, तुम तो जानती हो माँ कि फौज में छुट्टियां कम ही मिलती है। तुम्हारी इसी बेटे की झक के कारण इतनी बड़ी गृहस्थी जुड़ गई। जानती हो माँ, अब वह जमाना आ गया है कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं माना जाता। पापा का इतना कहना था कि दादी भभक कर बोली, अगर उपाय न होता तो जीत करके मैंने बकरा न मंगवाया होता। तुमने तो वंश का नामो निशान ही मिटा दिया होता। पुरखे बिना तर्पण के निराश होकर भूखे प्यासे ही लौट जाते। बेटियों के हाथ से पितरों को पानी चढ़वाता क्या? 2 गांवों की जायदाद दूसरे वंश को ऐसे ही सौंप देते। अब कुल में नाम लेने वाला हो गया है तो काली को पूजा तो देनी ही होगी। दादी का अंधविश्वास ही हमें अखरता था, वरना तो उनका व्यक्तित्व हम सबके लिए गर्व करने लायक था। दादाजी फौज में बड़े ओहदेदार थे। उनकी मौत के समय पापा बहुत छोटे थे, सो दादी ने ही मायके और ससुराल दोनों जगह को संभाला और पापा को पाल पोस कर बड़ा किया।
हर साल शहीद दिवस पर सफेद सिल्क की साड़ी में दादी को जब सम्मानित किया जाता तो वह क्षण हम बहनों के लिए फक्र करने का होता था। अब सबसे कहती फिरती है कि काली माँ के खुश होने से ही उनके घर में पोता पैदा हुआ। गांव भर में दादी को अपनी मन्नत पूरी होने का ढिंढोरा पीटते देख एक उनकी हम उम्र बुढ़िया से नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछ लिया, क्यों दीपक की माँ, पहले काली माँ की याद नहीं आई जो 6 लड़कियां हो जाने के बाद मन्नत मानी। दादी लड़कियों को कितना भी डांटे लेकिन दूसरों का इस तरह कहना उन्हें कहाँ बर्दाश्त होता। फौरन बोली, तुम्हें मेरी पोतियों की फिक्र क्यों हो रही है? सब पढ़ रही हैं, सुंदर हैं, कितने ही अच्छे घरों से राजकुमार मेरी देहरी चढ़ेंगे। खैरू अब खूब सुंदर दिखने लगा था। सफेद लंबे झबरीले बालों में वह लंबा तगड़ा लगता। जान पहचान वाले लोग उसकी हड्डी पसली पर निगाह रखते, उसकी खाल को खींचकर अनुमान लगाते कि प्रसाद के रूप में उन्हें कितनी बोटियां मिलेंगी। ताजे गोश्त के स्वाद को याद करते हुए वे थूक निगलते। दशहरा शुरू हो गया। पापा छुट्टी लेकर घर आ गए। नजदीकी रिश्तेदार जमा होने लगे। इस तरह का जो भी मेहमान आता वह एक नजर खैरू पर डालकर दूसरे मेहमानों से यही कहता, बकरा बड़ा जोरदार है। आखिर खैरू की जुदाई का दिन भी आ गया। सप्तमी के दिन खैरू को मंदिर ले जाना था। मंदिर गांव से काफी दूर है। मैं उससे लिपटती और आंसुओं को उसी के शरीर से रगड़ती, पोंछती, लेकिन आंसू है कि थमने का नाम ही नहीं लेते। पापा गुस्सा होते हुए मुझे झिड़की देते, क्यों बकरे को परेशान करती हो, इधर उधर खेलती क्यों नहीं। ऐसे समय दादी मुझे गोद में बैठाकर कहती, रहने दे बेटा, इसी के साथ हिला है, दाना पानी भी इसी के हाथ से खाता है। जिस समय बकरे को ले जाएंगे इसकी नजर बचाकर ही ले जाना होगा, वरना यह तूफान खड़ा कर देगी। सप्तमी के दिन सुबह ही गेंदे के सुगंधित फूलों की माला खैरू के गले में डाल दी गई। रोली और अक्षत से उसका माथा सजाया गया। मुलायम घास की पत्तियां, भीगे चने और आटे की मीठी रोटी उसको खाने के लिए दी गई, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। खैरू मैं कर रहा था। मांस के भूखे लोग उसे धकियाते हुए ले जा रहे थे। कतारबद्ध वे पहाड़ी रास्ते पर ढलान व चढ़ाई लांघते हुए उत्साह से तेज कदमों से चले जा रहे थे, लेकिन खैरू धीमी चाल से चलता हुआ पीछे मुड़ मुड़ कर कभी घर की ओर तो कभी मुझे देख रहा था। मिमियाता हुआ निरीह प्राणी कितना बेबस था। मैं उसको लाख कोशिशों के बावजूद नहीं बचा सकती थी। बड़ा विश्वास था उसका मुझ पर। मैं क्या करती। देखते ही देखते वे लोग पहाड़ की दूसरी तरफ आंखों से ओझल हो गए और मैं थके पैरों से वापस घर की ओर मुड़ी और बिना खाए पिए बिस्तर में घुसी रही। घर में हर कोई देवी पूजन की बात करता कि पूजन कैसा रहा, कितने बकरे आए थे, बलि के लिए उनमें खैरू सबसे अच्छा था आदि। और मैं चुपचाप रोती, अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबाने की कोशिश करती रही रात भर। कालीचरण 4 साल का हो गया, लेकिन वह न बोलता और न ही सुन सकता था। दादी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सिर पीट लिया। इंसान की इच्छाएं कितनी अधिक है, लेकिन जीते जी किसकी इच्छा पूरी होती है। दादी की पोते की इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन प्रकृति ने तो बड़े ही क्रूर ढंग से बदला चुकाया। धीरे धीरे कालीचरण बड़ा होने लगा। पापा रिटायर हो गए
उन्हें बेटे की स्कूल की फिक्र होने लगी। मूक बधिरों के हमारे यहाँ बहुत कम स्कूल हैं। किसी तरह एक स्कूल में दाखिला करवाया। मुझसे बड़ी बहन जो ज्यादातर चुप रहती थी, आज एक नामी डॉक्टर है। कोई शिक्षिका तो कोई निजी फर्म में जनरल मैनेजर का पद संभाले हुए है। हम बहनों के लिए पापा को वर ढूंढने में अधिक परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सभी तो अच्छे पदों पर कार्यरत थी। बहुत गर्व की अनुभूति होती थी पापा को हम बहनों के बारे में बोलते हुए। कई महीनों बाद मैं इस बार पापा से मिलने मायके आई तो कुशल क्षेम प्रणाम और आशीर्वाद के बाद मैं कुर्सी पर बैठी ही थी कि कालीचरण नमस्ते करता हुआ मेरे सामने खड़ा था। मैं प्रश्न सूचक नेत्रों से पापा को देखने लगी। वे सजल आंखों से मेरी ओर देखते हुए बोले, क्या करूं बेटा? मैंने इसका एडमिशन जितने भी विकलांग स्कूल है सभी में करवा दिया, लेकिन यह मारपीट करता है। इस कारण इसका नाम काट दिया जाता है। आखिरी स्कूल था, वहां से भी निकाल दिया गया। कभी सोचता हूँ यह या तो पैदा ही ना होता और होना ही था तो तुम्हारी तरह लड़की होता। मैं मम्मी पापा को दुखी देखकर परेशान सी आंगन में टहलने लगी। आंगन से मैं चौक के उतर आई। मेरे पीछे पीछे माँ भी आ गई। खैरू का खूंटा वहीं गड़ा हुआ था। मैं निर्जीव खूंटे को बैठकर सहलाने लगी। माँ मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, क्या करे प्रिया बेटा, खैरू की बलि हम भी नहीं भूले हैं। मेरे कानों में 5 वर्ष पहले दादी के कहे शब्द गूंजने लगे। बेटा तो वजनदार अनाज की तरह परिवार का रक्षक होता है। बकरा मंगवा लिया तो हो गई न काली माँ प्रसन्न। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।